नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी और मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के हमारे डेली इनिशिएटिव यूपीएससी समाचार। आइए आज की हेडलाइन देख लेते हैं। आज है 11 मई, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार बनाया जाता है। तो अभी रिसेंट में माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन भी कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि अवेयरनेस फैलाएं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो इंसेक्ट हैं, मतलब कहने का मतलब ये ह्यूमंस के अलावा जो जीव जंतु हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लो टू 4.9% इन मार्च। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि आउटपुट ग्रोथ कौन निकालता है, कौन सी बॉडी है, उनका बेस ईयर क्या है। इस तरह की चीजें इकोनॉमी में अक्सर पूछी जाती हैं। इंडिया बैक्स पैलेस्टाइन बिड फॉर द फुल यूएन मेंबरशिप। अभी जो पैलेस्टाइन है वो फुल मेंबरशिप के लिए एक रेजोल्यूशन लेके आए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो इंडिया ने उसके पक्ष में वोट किया है। तो आपको रिसेंट में पता है कि इंडिया और सॉरी इसराइल और पैलेस्टाइन का आपस में टसल चल रहा है। वहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास, वो भी लंबे समय से गोले फेंक रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया किसको सपोर्ट करेगा, ये एक जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन होने वाला है। 1974 से इंडिया ने सपोर्ट किया था पैलेस्टाइन को एक सेपरेट स्टेट के लिए, बट रिसेंट टाइम्स में हम उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं बिकॉज हमें इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। तो पूरे वर्ल्ड में किस तरह से हम फैसले लेते हैं, ये एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक अच्छा आपके पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए। वही घुमा फिरा के रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजी, वर्ल्ड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इस तरह की बातों से आपको एक बैलेंस सा फैसला लेना पड़ेगा। बिकॉज सरकार आती है जाती है, आप किसी भी देश के साथ संबंध बिगाड़ नहीं सकते। एक बात मैंने कल भी बताई थी, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज इन दिस वर्ल्ड, देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जब तक हमारे इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं हम उस कंट्री को महत्व देते रहते हैं। जैसे कल ही हमने देखा था मालदीव्स को हमने दोबारा से एक अपना अच्छा पार्टनर, अच्छा नेबर बताया, जबकि एक टाइम पर ऐसा हो गया था कि मालदीव्स हमारे लिए एनिमी स्टेट हो गया था। चलो, फ्रेश आज का जो एडिटोरियल है दैट इज फ्रेश वाटर कोस्ट द लाइकली न्यू गोल्ड हंट। फ्रेश वाटर बहुत कम हो रहा है पीने के लिए, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसा कह रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है पानी के लिए भी हो सकता है। तो रिसेंट में अंडर वाटर, अंडर द ओशियन, कुछ फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज खोजे गए हैं। तो उनको लेके क्या वर्ल्ड में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या हमें अपने ओशियन बेड में को डिस्टर्ब करना चाहिए, क्या हम अपने फ्रेश वाटर को कोई लॉ के थ्रू मतलब डील करें। बिकॉज इंटरनेशनल वाटर्स में जो रूल चलता है वो अनक्लोज का चलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। तो अब उस पर कैसे हम फैसला करेंगे, ये एक मतलब क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बेहतर डिसीजन होने वाला है कि पानी जीवन का मूल तत्व है। अगर वो हमारे पास इंश्योर नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खतरे में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आर्टिकल है, पढ़ना पूरा। आज नॉर्थ अमेरिका के आज हम ड्रेनेज पैटर्न और आसपास के सी देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, 11 मई को बनाया जाता है। तो साल में 2 बार मनाते हैं इसको, एक ग्लोबल कैंपेन एक तरह का, ताकि उनका हैबिटेट, उनका कंजर्वेशन हम देख पाए। क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है, कुछ तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खत्म खत्म होने के कगार पे आ गए हैं। तो इंसानों ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इस तरीके की ट्रीटी है जो चल रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ही। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट, और एक है एनवायरमेंट फॉर द अमेरिकाज। मतलब ये इनको संभाल रही है। ये 2 ट्रीटी है, सीएमएस और AEWA, ये देख रही हैं। अभी 2024 में जो माइग्रेटरी बर्ड डे आया है उसका थीम आपको पता रहना चाहिए, प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड। जितने भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे डेज आते हैं उनकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर की वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो आई थिंक 5 जून को आता है। इस तरह से ना, तो जो यूपीएससी पूछ चुका है या एचएस पूछ चुका है वो थीम तो आपको रटनी ही है। प्लस थोड़ा सा अंदाजा रखना कि हाँ, प्रोटेक्ट बर्ड ऐसा कोई थीम चल भी रही है तो वो आपको हेल्प करेगा एलिमिनेशन में। तो हम चाहते हैं इंसेक्ट हो गए तो, और जो बाकी जीव जंतु हैं उनकी एनवायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है उसको हम समझे और उसके हम रेस्पेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरह के एग्रीमेंट होते रहते हैं। इसके लिए एक अलग से कन्वेंशन जो आपको याद रखना है, बोन कन्वेंशन। जर्मनी में एक जगह है बोन, वहां से आया था CMS, कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, तो ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। बोन मतलब उनके अंदर बोन कम होती है, इसलिए वो माइग्रेट करते रहते हैं इधर उधर से उधर, भारी नहीं होते। ऐसे याद कर लेना। तो 7-8 ही है बोन कन्वेंशन, रोटरडैम, कार्टाजीना, मॉन्ट्रियल, पेरिस डील, है ना,
एक अंडर वाटर के लिए भी है, ठीक है, बेसल कन्वेंशन। तो ऐसे 7-8 ही हैं, एनवायरनमेंट में मैंने कराए भी थे। तो ये सारे अपने एकदम टिप पे होने चाहिए ताकि आपको याद रहे पेपर में। अगला आर्टिकल हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोड 4.9 मार्च। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि ये निकालता कौन है, बिकॉज न्यूज बार बार आती रहेंगी, हम बार बार उस न्यूज को फॉलो नहीं करेंगे। अपने स्टैंडर्ड नोट्स में से एक बार पढ़ लेंगे कि भाई ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नोडल एजेंसी है मोस्टबी मिनिस्ट्री की। मोस्टबी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे स्टैंडर्ड वगैरह ले डाउन करती है कि कैसे हम निकालेंगे, हर महीने निकालते हैं। इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन आती है, इसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। पहले दो होते थे, एन सीएसओ और एनएनएसओ, इन दोनों को मिला के बनाया गया था। सीएसओ क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मिला के है। तो ये हर महीने रिलीज करते हैं डेटा वगैरह, इंडस्ट्रियल आउटपुट ना। आईआईपी है जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी हर मंथ रिलीज करेंगे। इसके अलावा ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज भी रिलीज करते हैं। तो इसमें ये असेस करते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जो भी आउटपुट है उसके हिसाब से एक एज ए इंडिकेटर काम करते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अगर उसमें वो रेट नीचे आ रहा है तो उसको हम बैलेंस करने के लिए फिर हम कुछ फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्राइम इंडिकेटर है। इसका बेस ईयर आप ध्यान रखना 2011-12 है, और इसकी जो बेस वैल्यू वो 100 पे ली जाती है। ऐसे एमसीक्यू में अक्सर 2011, 12, 12, 13, 10, 11 ऐसे आते रहते हैं। तो ये बेस ईयर से क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो जो भी आप इंडेक्स पढ़ो उसका बेस ईयर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, इंडिया बैक्स पैलेस्टाइन। तो रिसेंट में हुआ क्या कि एक रेजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन देखो, किसी भी नए स्टेट को अगर परमानेंट मेंबरशिप देनी है यूएन की, तो उसके लिए फैसला कौन लेगा? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 मेंबर होते हैं परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट। तो 5 परमानेंट मेंबर में यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, एक यूके है। तो उसमें से यूएसए ब्लॉक कर देता है, वीटो कर देता है, बिकॉज यूएसए इसराइल को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही उस रेजोल्यूशन को हम तो बदल नहीं सकते, बट एक परमानेंट मेंबरशिप के बढ़ने के लिए यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये एक नए रेजोल्यूशन लेके आए थे कि भाई इसराइल सॉरी पैलेस्टाइन को हम परमानेंट मेंबरशिप दे दें क्या। तो मेजोरिटी ने ये मान के चलो 143 ने तो वोट किया यस दे दो, 9 ने मना किया नहीं देना चाहिए, 25 ने वोट ही नहीं किया कि हम हाँ या ना में नहीं जवाब देते। मेजर बात क्या है कि इंडिया ने यस बोल दिया यहाँ पे। तो यहां पर हमको समझने की जरूरत होगी कि इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस इसराइल और पैलेस्टाइन, हम दोनों को मिला के चलना चाह रहे हैं, हम एक बीच का स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। इसराइल ने धीरे धीरे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया पैलेस्टाइन पे। 1960 वॉर के बाद वहां पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, ठीक है। 1967 में एक 7 ईयर वॉर हुआ था, जब इसराइल ने काफी एग्रेसिवली कंट्रोल कर लिया था, और अब पैलेस्टाइन धीरे धीरे सिकुड़ के सिर्फ 2 हिस्सों में रह गया है। तो अब पैलेस्टाइन चाहता है कि हमें हमारी प्रॉपर्टी वापस मिले, हमें एक सेपरेट स्टेट का दर्जा मिले। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये दिखाता है इंडियाज कमिटमेंट ग्लोबल ऑर्डर को पीसफुल रखना, रीजनल स्टेबिलिटी रखना, एक डेमोक्रेटिक, एक डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत होना, वो दिखाता है। अब इससे फायदा क्या होगा? मेंबरशिप तो नहीं मिलेगी, बट अक्टूबर के बाद एक अलग से सीट मिल जाएगी पैलेस्टाइन को असेंबली में बैठने के लिए। आज तो उसको वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो जापान नहीं, चाइना और उसका चलता रहता है ये जो एक हांगकांग वगैरह का भी कई बार इश्यू आता है कि वो भी सेपरेटली मांग रहे हैं कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन ऐसे कोई भी मुद्दे होते हैं तो उसको अगर चेंज करना है तो यूएनएससी ही चेंज करती है, ठीक है। तो अच्छा था इसमें ग्लोबल ऑर्डर। देखो, इंडिया ऐसा पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने पैलेस्टाइन लिबरेशन जो पीएलओ थी उसको रिकॉग्नाइज किया था। और इंडिया सपोर्ट करता है 1974 से कि इनका होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बोला था कि पैलेस्टाइन को मिलना चाहिए अधिकार। अभी पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि पैलेस्टाइन इसराइल का कितना भयंकर युद्ध चल रहा है, गोले पे गोले फेंके जा रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है, लोग मर रहे हैं वहां पर। तो उस किस लेवल से मतलब मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है एक बुरी तरह से। तो क्या पूरा वर्ल्ड मिल उसको उसको मतलब सुलझा नहीं सकता? क्या हम इतने इनकेपेबल हैं? तो फिर यूएन का पर्पज ही क्या है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को नहीं समझ सकता? तो ठीक है, तो ये सारा एक अच्छा खासा वो था, मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब इस पे डेवलपमेंट होने दो, जब भी कोई नया डेवलपमेंट आएगा तब देखेंगे आराम से इसको, ठीक है।
फ्रेश वाटर को लेके ये है कि भाई अभी नए नए सोर्सेज डिस्कवर हो रहे हैं ओशन बेड में, तो क्वेश्चन एनालाइज ये करते हैं कि लीगल और ज्यूरिसडिक्शन, मतलब क्या किसकी ज्यूरिसडिक्शन रहेगी, लीगली वैलिड है नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देखें तो जितना भी पानी है धरती पे उसमें से सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है। उस 2.5% का भी सिर्फ 0.3 सरफेस वाटर पे है, बाकी नीचे ही है। तो अब 0.3 पानी को ही पूरा वर्ल्ड पी रहा है, तो अंडरग्राउंड जो निकलेगा उसको हम कैसे डील करेंगे। इसके लिए अलग से लॉ बना रखा है अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज, वो देखता है हर कंट्री का कंट्रोल होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, कि वो अपना जो करना चाहे कर सकती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 200 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी देश अपने वहां पर एक्सप्लोरेशन कर सकता है। उससे बाहर अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर इंडिया को इंडियन ओशियन में कोई खुदाई करनी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISBA। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होगी सारे मिलके उसको परमिशन को देखेंगे। तो इस तरह से ये अभी मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट पानी को लेके ही आया है कि कैसे हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, कैसे बचा सकते हैं फ्यूचर जनरेशन में। जैसे अगर आप देखो एग्जांपल दिया गया आर्टिकल में, जैसे ऑयल है, ऑयल के सारे कुएं हमने खोज लिए, इतना हमारे पास स्टॉक है और इतना हमें यूज करना है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो पानी के भी ऑलमोस्ट सोर्स हम खोज चुके हैं और अब हमें उस सोर्स के हिसाब से ही अपनी जरूरतों को रखना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी पानी मिले। ऐसा ना हो कि वो पानी के बिना मरी जाए। तो बेसिक नेसेसिटी है। तो वाटर क्राइसिस भयंकर आने वाला, रिसेंट में बेंगलोर में भी पानी खत्म हो गया था पीने का। तो उस हिसाब से ये आर्टिकल जो डेली आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बनता है मेंस में वाटर क्राइसिस को लेके, और इंडिया इसमें अच्छा लीड रोल लेके मैन काइंड के लिए बेनिफिट कर सकता है। अब मैप अगर देखें हम, तो इसमें हम नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स देखते हैं पहले तो। टोटल 12 रिवर्स है मेन, मतलब टोटल 12 रिवर है, 5 मेन है। तो इसको हम 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। कुछ रिवर जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती हैं, कुछ अटलांटिक ओशन में गिरती हैं, कुछ पैसिफिक ओशन में गिरती हैं, कुछ ऊपर चली जाती है आर्कटिक ओशन की तरफ। तो आप देखोगे नीचे की तरफ मेन जो है साउथ वाले में, कोलोराडो, रियो, मिसूरी, मिसिसिपी, ओहियो, सेंट लॉरेंस, 5 तो ये मेन इनकी रिवर्स है बड़ी बड़ी। खासकर मिसूरी मिसिसिपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, HCS में आया था ये, मिसिसिपी रिवर आया था इस साल 2023 का प्री में क्वेश्चन आया था कि बर्ड फूड डेल्टा कौन बनाता है, तो इसका बर्ड फूड डेल्टा बनता है। तो आप देखो कि क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो दूर दुनिया से आए हैं। आप डेली इन चीजों को देखते रहोगे तो वो चीज दिमाग में आ जाएंगी। तो 12 रिवर कौन कौन सी है? कोलोराडो, मिसूरी, मिसिसिपी, ओहियो, सेंट लॉरेंस, ब्रेजोस, रियो ग्रांडे, चर्चिल, कोलंबिया, फ्रेजर, मैकेंजी, यूकोन। ये 12 रिवर अपने एटलस में हाईलाइट कर लेना। 5 मैंने बताई है, ये इनके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, ये सारी रिवर कहाँ कहाँ गिरती हैं वो आपको पता रहना चाहिए, किस तरफ जाती हैं। इसके अलावा इसमें हम ये देखें छोटे मोटे जो सी है, ओशियन कौन कौन से हैं। देखो इस तरफ पैसिफिक ओशियन है वेस्टर्न साइड में, ये बेरिंग सी, गल्फ ऑफ अलास्का, बीफोर्ट, आर्कटिक ओशन, हडसन बे, लेब्राडोर, अटलांटिक, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन। ये आपको सारे याद रखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही है, ज्यादा नहीं है। ये 10 के 10 आपको पता रहना चाहिए कहाँ पे है। हम पहले भी देख चुके हैं इसमें, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे लेक्स, 5 ग्रेट लेक्स भी हैं पूरे वर्ल्ड का, मतलब ये समझो 1/6 फ्रेश वाटर इनमें ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 ग्रेट लेक्स हैं वो आपको पहले से हम करवा चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैप कवर होता है। मैप एक ऐसी चीज है जो थोड़ा थोड़ा करते रहोगे ना, 6 महीने 1 साल में उसका असर दिखेगा। ठीक है, एक दिन में नहीं जाता कुछ भी। और न्यूज भी हम जो पढ़ रहे हैं, कुछ न्यूज को मैं डेलिबरेटली छोड़ रहा हूं, ज्यादा नहीं कर, बिकॉज वो डेवलपिंग स्टेज में है। उसके ऊपर आर्टिकल आएंगे 1 2 3, जब वो चीज कंक्लूड होने लगेगी, उसके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकलेगा, कोई एग्रीमेंट साइन हो, कोई जजमेंट पास हो, कुछ एक्ट पास हो, तब उसको हम पढ़ेंगे और अपने नोट्स में डालें। तब तक उसको हम बस थोड़ा आइडिया लेके रख रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।